जरा सोचकर देखिए, एक ऐसे युद्ध के बारे में जहां एक देश हार मानने से बेहतर मर जाना समझता हो। दूसरे विश्व युद्ध के आखिर में जापान की यही हालत थी। वो किसी भी कीमत पर झुकने को तैयार नहीं था। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। तो चलिए आज हम उन चौंकाने वाले कारणों को समझते हैं जिन्होंने जापान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। ये शब्द थे परमाणु बम बनाने वाले जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर के। उन्होंने ये बात तब कही जब उन्होंने पहली बार अपनी ही बनाई चीज की बेइंतहा ताकत को देखा। और समझिए कि यहीं से उस तबाही की शुरुआत हुई जिसने आखिरकार इस जंग को खत्म किया। तो इस पूरी कहानी को हम कुछ इस तरह से समझेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि जापान मरते दम तक लड़ने के लिए इतना अड़ा हुआ क्यों था। फिर हम देखेंगे कि अगर जमीनी हमला होता तो उसकी कीमत क्या होती। इसके बाद बात होगी उस गुप्त और भयानक हथियार की। फिर हम उस डबल शॉक को एनालिसिस करेंगे जिसने जापान की कमर तोड़ दी। और आखिर में हम उस बहस पर नजर डालेंगे जो आज तक चल रही है। तो सवाल ये है कि आखिर ये मरते दम तक लड़ने वाली सोच आई कहाँ से? इसका जवाब हमें 1930s और 40s के शाही जापान की विचारधारा में मिलता है। देखिए, जापान का विस्तार बहुत तेजी से और आक्रामक तरीके से हो रहा था। 1931 में मंचूरिया पर कब्जे से शुरू होकर वो पूरे एशिया में फैलते चले गए। फिर 1941 में पर्ल हार्बर पर हमला हुआ जिसने अमेरिका को भी इस जंग में खींच लिया। 1945 आते आते यूरोप में तो लड़ाई खत्म हो चुकी थी, पर सबकी निगाहें जापान पर टिकी थीं जो अकेला डटा हुआ था। ये सिर्फ एक फौजी लड़ाई नहीं थी, ये एक सोच की लड़ाई थी। जापानी लोगों के दिमाग में ये बात बिठा दी गई थी कि उनके सम्राट हिरोहितो कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक जीवित देवता हैं। पुराने समुराई कोड बुशिडो को भी बदलकर ये सिखाया गया कि सम्राट के लिए मरना ही सबसे बड़ा सम्मान है और सरेंडर करना सबसे बड़ी शर्मिंदगी। ऐसे माहौल में कोई अलग आवाज उठा ही नहीं सकता था। और इस कट्टर सोच का सबसे खौफनाक चेहरा थे कामिकाजी पायलट्स। इन पायलट्स को बस एक ही मिशन दिया जाता था, अपने प्लेन को दुश्मन के जंगी जहाज से टकरा दो। ये आखिरी सांस तक लड़ने की बात का इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता था। तो चलिए अब इसके दूसरे पहलू पर आते हैं। मित्र देशों यानी एलाइड फोर्सेस के सामने एक बहुत बड़ा और बहुत भयानक सवाल था। एक ऐसे दुश्मन से कैसे जीता जाए जो हारने से बेहतर मरना समझता हो। जापान पर सीधे हमले से पहले एक तरह से एक ड्रेस रिहर्सल हुआ। ये थी ओकिनावा की लड़ाई। अप्रैल से जून 1945 तक चली ये लड़ाई प्रशांत महासागर की सबसे खूनी लड़ाइयों में से एक साबित हुई। और यहाँ जो हुआ ना, उसने अमेरिका की पूरी स्ट्रैटेजी को हिलाकर रख दिया। जरा सोचिए, सिर्फ एक छोटा सा द्वीप जीतने की कीमत 12,000 अमेरिकी सैनिकों की जान थी। ये आंकड़ा इतना बड़ा था कि वॉशिंगटन में बैठे मिलिट्री प्लानर्स के होश उड़ गए। सवाल सीधा था, अगर एक द्वीप के लिए इतना बड़ा नुकसान उठाना पड़ा तो पूरे जापान पर हमले का अंजाम क्या होगा। और दूसरी तरफ जापान की ओर से तस्वीर और भी ज्यादा भयानक थी। उनके 1,10,000 सैनिक मारे गए। ये उनके उस ना झुकने वाले जज्बे का पक्का सबूत था। उन्होंने साफ कर दिया था कि वो अपनी जमीन के हर इंच के लिए लड़ेंगे। और इन सब में सबसे दुख की बात, इस लड़ाई ने आम लोगों को भी नहीं बख्शा। उस द्वीप की लगभग 25% आबादी यानी करीब 1 लाख ओकिनावा के आम नागरिक भी मारे गए। इससे साफ अंदाजा लग रहा था कि अगर जापान के मुख्य द्वीपों पर हमला हुआ तो तबाही का मंजर कैसा होगा। तो ओकिनावा के इन खौफनाक आंकड़ों ने एक बात बिल्कुल साफ कर दी थी। ऑपरेशन डाउनफॉल, जो कि जापान पर जमीनी हमले का प्लान था, वो एक तरह से खुदकुशी जैसा होता। अनुमान ये थे कि इसमें 10 साल लग सकते हैं और 10 लाख अमेरिकी सैनिकों की जान जा सकती है। जाहिर है, एक दूसरा रास्ता ढूंढना ही था। और यहीं से कहानी तीसरे मोड़ पर आती है। जब प्रेसिडेंट ट्रूमैन ने ऑफिस संभाला तो उनके सामने जमीनी हमले के अलावा एक टॉप सीक्रेट ऑप्शन रखा गया। ये ऑप्शन था मैनहट्टन प्रोजेक्ट, शायद उस वक्त का सबसे बड़ा और सबसे गुप्त मिलिट्री प्रोजेक्ट। मकसद सिर्फ एक, दुनिया का पहला एटम बम बनाना। और 16 जुलाई 1945 को जब इसका टेस्ट सफल हुआ तो प्रेसिडेंट ट्रूमैन के हाथ में एक ऐसी ताकत आ गई जिसकी कल्पना भी कोई नहीं कर सकता था। लेकिन इस हथियार को इस्तेमाल करने से पहले जापान को एक आखिरी मौका, एक आखिरी चेतावनी दी गई। 26 जुलाई को पॉट्सडैम डिक्लेरेशन में साफ साफ कहा गया,
या तो बिना किसी शर्त के सरेंडर कर दो, वरना जल्द और पूरी तरह से तबाही के लिए तैयार रहो। जापान ने इस चेतावनी को ठुकरा दिया। तो अब प्रेसिडेंट ट्रूमन के सामने दो बहुत ही भयानक विकल्प थे। एक तरफ था ऑपरेशन डाउनफॉल, जिसमें लाखों लोगों का मरना तय था, और दूसरी तरफ था एटम बॉम्ब, एक ऐसा हथियार जिसके नतीजे क्या होंगे कोई ठीक से जानता भी नहीं था। ये एक बहुत ही मुश्किल फैसला था, सैनिकों की निश्चित मौत या फिर एक पूरे शहर की अनजानी तबाही। और अब आते हैं उन अहम 72 घंटों पर जिन्होंने इस जंग की दिशा ही बदल दी। अगस्त 1945 की शुरुआत में जो हुआ उसने सब कुछ पलट कर रख दिया। 72 घंटे से भी कम वक्त में जापान की पूरी स्ट्रेटेजी बिखर गई। 6 अगस्त को हिरोशिमा पर लिटिल बॉय बॉम्ब गिराया गया। इसके ठीक 2 दिन बाद 8 अगस्त को सोवियत संघ ने जापान के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया और मंचूरिया पर हमला बोल दिया। और इसके अगले ही दिन 9 अगस्त को नागासाकी पर फैट मैन बम गिरा। कई इतिहासकार मानते हैं कि हिरोशिमा और नागासाकी के बीच जो हुआ, यानी सोवियत संघ का जंग में आना, शायद उतना ही या उससे भी ज्यादा जरूरी था। ये था डबल शॉक। देखिए, एटम बॉम्ब तो खौफनाक थे ही, लेकिन जापानी लीडरशिप को कहीं न कहीं ये उम्मीद थी कि वो सोवियत संघ से बात करके बेहतर शर्तों पर सरेंडर कर सकते हैं। लेकिन जब सोवियत ने ही हमला कर दिया तो उनकी आखिरी उम्मीद भी टूट गई। अब उनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। और इसके साथ हम आते हैं इस कहानी के आखिरी हिस्से पर, सरेंडर का फैसला और वो सवाल जो आज तक पूछे जाते हैं। इतनी तबाही के बाद भी सोचकर देखिए, जापान की सुप्रीम काउंसिल सरेंडर के मुद्दे पर 3-3 से बटी हुई थी। फैसला हो ही नहीं पा रहा था। आखिर में एक ऐसा कदम उठाया गया जो पहले कभी नहीं हुआ था। सम्राट हिरोहितो को इस मामले में दखल देने के लिए कहा गया और उन्होंने ही आखिरी फैसला सुनाया, सरेंडर के पक्ष में। इसके साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ। लेकिन इस फैसले के साथ एक बड़ा नैतिक सवाल भी खड़ा हो गया, जो आज तक बहस का हिस्सा है। क्या जंग को खत्म करने के लिए एटम बम का इस्तेमाल आखिर सही था? इस सवाल का जवाब इस पर निर्भर करता है कि आप पूछ किससे रहे हैं। जैसे 1991 के एक सर्वे में 63% अमेरिकियों ने माना कि बमबारी जायज थी, वहीं सिर्फ 29% जापानी इस बात से सहमत थे। तो ये एक बहुत बड़ा फर्क है सोच में, जो आज भी कायम है। और यहीं पर एक बड़ा सवाल उठता है, जब किसी लीडर के पास सिर्फ बुरे ही विकल्प बचे हों, जब हर रास्ते पर भारी नुकसान होना तय हो, तो आखिर सही फैसला कैसे किया जाता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका कोई आसान जवाब नहीं है और इतिहास हमें बार-बार इस पर सोचने के लिए मजबूर करता है। Subscribe for more amazing contents. Don't forget to like and share.